A very, very good morning, good afternoon and good evening to everyone. देखिए क्लास 11 की आप लोगों के एग्जाम्स मार्च में शेड्यूल है ऑलमोस्ट बच्चों के, और उसके लिए हम लोग पहले से काम कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं हम लोग फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को इंपोर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, और आज आप लोगों से सेकंड डे है। देखिएगा हमारा सेकंड डे, यूनिट कौन सी है? सेकंड। इस सेकंड यूनिट से क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये बात आप लोगों को आनी चाहिए। देखो वैसे भी आप लोग जानते हैं, जो बच्चे थोड़ी सी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, जो बच्चे थोड़े पढ़ना चाहते हैं, उन्हें पता है क्लास 11 का सिलेबस 12th के कंपेयर में क्या है, ज्यादा है। इसी वजह से नीट के एग्जाम में भी क्लास 11 का सिलेबस 55% आप लोगों से पूछा जाता है। दैट्स व्हाई, ठीक है, आपको पता है वहां आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं, आपको 19 चैप्टर पढ़ने हैं। और एक बात और भी आप लोग देखेंगे जब आप क्लास 12 में पहुंचेंगे प्रमोट होने के बाद, कि 11th का जो सिलेबस है वो 12th के कंपेयर में क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। कुछ चीजें आप लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि इस बार 9th में दोबारा से, पहले होता क्या था, पहले कोविड से पहले 9th क्लास में बायोडाइवर्सिटी नाम से यूनिट हुआ करती थी, जो आप लोग पढ़ते हैं ना, पहला वाला चैप्टर हमारा फर्स्ट यूनिट है पूरा। तुमने कल आप लोगों को रिवाइज कराया, इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाते मैंने आप लोगों को कवर अप कराएंगे। अब वो इस 2026-27 के सेशन में दोबारा से बोर्ड से एड ऑन कर रहा है, ठीक है, कि अब वो चैप्टर आएगा। क्योंकि है क्या, कुछ बेसिक्स हैं जो आप लोगों को मतलब 11 बड़े हेल्प करते हैं। अब बच्चा उसी 9 में पढ़ता नहीं तो 11 बड़ी दिक्कत आती है। पहले मिनट बच्चों को लगता है पता नहीं सर ने क्या स्टार्ट कर दिया, मैम ने क्या स्टार्ट कर दिया, टीचर्स ने क्या पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली वो समझ से परे होता है। 12th में जब आप लोग पहुंचते हैं तो 12th में क्या होता है, 12th में आप लोग पढ़ी हुई चीजें, जेनेटिक्स आप लोग पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको वहां से पढ़ी हुई मिल जाएंगी। दैट्स व्हाई, इसलिए आपको इजी रहता है, ठीक है। तो समझिएगा आज हम इंपोर्टेंट यूनिट सेकंड को कवर अप करें। इसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो उसमें कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारे सिलेबस में हमसे पूछे जाते हैं। तो लेट्स कम टू द पॉइंट, ओके। देखिएगा ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे सीधे आप लोगों के पॉइंट वापस पे आता है, पॉइंट को कवर कराएंगे। समझिए, देखो जरा, तो आज आप मेरे साथ हैं यूनिट नंबर 2 में। लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिएगा, तो पहले आप यूनिट का इंट्रोडक्शन लिखा है, यूनिट नंबर आपकी सेकंड है, और इस सेकंड यूनिट को अगर आप देखें तो इसका नाम क्या है बेटा, तो इसका नाम हमारे पास क्या है, देखो मैंने लिखा है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया गया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड ऑन एनिमल्स। मतलब हाउ दे फॉर्म, मतलब प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं वो बने कैसे होते हैं, उनकी बॉडी कैसी होती है, उनकी बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, ये बातें आपको कवर अप करेंगे, ठीक है। मॉडर्न सिलेबस में क्या हुआ है, एनिमल्स में पहले टिश्यू वाला पार्ट हुआ करता था, वो अब यहां से रिमूव है, तो आपको टिश्यू है नहीं पढ़ना पड़ता, एनिमल टिश्यू मतलब, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? एनिमल टिश्यू आप लोगों का यहाँ से हटा हुआ है, ठीक है। ऐसे प्लांट टिश्यू आप लोगों का हटा हुआ है, ठीक है। सिर्फ टिश्यू सिस्टम से लोग सीधे बात करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लास 9 से क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स है, हालांकि टीचर्स आप लोगों ने पढ़ा, बेसिक्स मैंने भी आप लोगों को सिखाए हैं। मैंने आपको जब इंट्रो पढ़ाया है, जब मैंने आपको यूनिट पढ़ाया, मैंने आपको सिखाया है टिश्यू मैनेजमेंट, टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है, एनिमल्स में कौन कौन 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, कौन सा टिश्यू क्या काम करता है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को वहां पर सिखाई हुई हैं। और आई होप सो आप लोगों को बात समझ में भी आ रही होगी, ठीक है ना। लेट्स देखो आगे चलते हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो देखो ये यूनिट में 3 चैप्टर हो गए, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले आप देखो मॉर्फोलॉजी क्या होती है, इनसे क्लियर कर दो। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील द क्या, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि बाहर से बॉडी कैसे, आप लंबे हैं, नाटे हैं, गोरे हैं, काले हैं, फ्लावर है कैसा है, कलर क्या है, साइज क्या है, ये सब क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। एनाटॉमी क्या होती है भाई, तो एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी होती है इंटरनल स्टडी, ठीक है, या इंटरनल स्टडी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ, यानी स्टडी ऑफ कौन है, स्टडी ऑफ इंटरनल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहां से देखो ये कौन हो गया, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल वाला, तो ये स्टडी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होती है, दोनों ब्रांच आप लोगों को आनी चाहिए। तो जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, देखो जैसे कि मैं, आप मुझे यहाँ करेक्ट, मेरी स्किन का कलर कैसा है, स्किन टोन मेरी कैसी है, मैंने स्पेक्ट लगाया हुआ है, ठीक है, मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है। हालांकि दोनों नॉले में, मेरी बॉडी को देखो, मेरी आई का कलर क्या है, मेरे हेयर का शेप क्या है, मेरे हेयर का कलर क्या है, ये सब क्या है, ये सब मॉर्फोलॉजी है। अब मेरा स्टमक कहाँ लगा है, मेरी इंटेस्टाइन कहाँ लगी है, मेरा हार्ट कहाँ है ना, समझ रहे हो, मेरा चेस्ट में मेरी लिप्स कहाँ लगी है, ठीक है, मेरा डायफ्राम कहाँ है, ये एनाटॉमी के अंदर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को आना चाहिए।
जो भी आपके सिलेबस में यूनिट्स दे रखे हैं उनका इंट्रो आपको पता होना चाहिए। देखो बायोलॉजी को समझना बहुत आसान है इफ यू नो द टर्मिनोलॉजी। लोग आपसे कहते थे ना बायो रटने का सब्जेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं बेटा। एक दो चैप्टर तो ना कि आप रट के याद कर सकते हो, आप रट के सिलेबस तैयार नहीं कर सकते। आप ही समझ लीजिए, लोगों की बातों बिल्कुल बहकावे में ना आए, पूरे कंसंट्रेट होकर फोकस करें। आप अगर टर्म्स को समझने लगेंगे बायो में, बायोलॉजी में अगर टर्म सारा खेल टर्म्स का है ना, सारा खेल टर्म्स का है। अगर टर्म्स क्लियर हो गए तो बायोलॉजी बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए टर्म्स को ध्यान से समझना है। साइंटिफिक टर्म्स होते हैं बेसिक साइंस में, कहीं पर भी जो कॉपी करेक्शन होता है तो ग्रामेटिकली एरर्स आपके नहीं हटाए जाते। लेकिन 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 क्या साइंटिफिकली या टेक्निकल एरर्स काटे जाते हैं। तो इसीलिए टेक्निकल टर्म्स और उसका मीनिंग, उसकी स्पेलिंग आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जैसे मैंने कल आप लोगों को अबाउट द ICBME बताया था, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो। देखो बेटा स्टार्ट करते हैं, पहले नंबर हमारे चैप्टर को देखो। तो लेटेस्ट प्रिंट है ये 25-26 का हमारे पास जो है, ठीक है, NCERT का। देखिए हम लोग सीधे सीधे पॉइंट पर आएंगे चैप्टर पर। देखो ये हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आ गए। देखो मैंने मॉर्फोलॉजी के बारे में आप लोगों को बता दिया। अब देखो क्या क्या पढ़ना है यहाँ से, ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले जो रूट होता है, रूट होता क्या है आप जानते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड पार्ट होता है, तो कहां से डेवलप होकर आता है बेटा। रूट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपसे ऑब्जेक्टिव बनता है। किससे डेवलप होता है, किससे, रेडिकल्स। रेडिकल क्या होता है, पार्ट ऑफ सीड, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को टाइप्स ऑफ रूट पता होनी चाहिए। देखो मैंने नीचे नहीं कराया होगा। टाइप्स ऑफ रूट कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के आप लोग पढ़ा है। टैप रूट सिस्टम होता है, एक आपका एडवेंशियस रूट सिस्टम होता है, एक आपका कौन सा है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। आप लोगों को तीनों बातें आप लोगों को आनी चाहिए। जो रूट सीधा रेडिकल से डेवलप होती है टैप रूट कहलाती है, ठीक है। सर जिस रूट में प्राइमरी सेकेंडरी और कौन सी टर्शरी रूट डिफरेंशिएट होती है, देखो लिखा है। क्योंकि प्राइमरी रूट मेजर वाली, फिर उससे निकल सेकेंडरी, उससे निकल कौन सा, टर्शरी रूट होता है, ठीक है। टैप रूट सिस्टम कहते हैं हमें डाइकॉट में मिलती है, और जहां बंच ऑफ रूट्स होता है जो मोनोकॉट में मिलता है उसे हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं, ठीक है। तो मोनोकॉट्स में होती है, ठीक है। सपोर्टिंग एडिशनल रूट होती है, क्या एडवेंशियस रूट्स कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। देखो ये देखो फाइब्रस रूट के बीच मोनोकॉट्स वगैरह आपको देखने मिलेगी। ये एडवेंशियस रूट्स है, आपने मनी प्लांट वगैरह में देखा होगा, ठीक है। अगली बात आपसे क्या है, रीजंस ऑफ द रूट। कौन सा रूट कहां, जोन कहां होता है, 4 रोज आपको पता होनी चाहिए। कितने रीजन होते हैं अपने यहाँ पर, देखो तो मैं बहुत बेसिक सी बात आप लोगों को बताता चलता हूँ। देखो आपको थोड़ा सा डायग्राम जो है ना बेटा, ये लेबलिंग पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ करने के लिए तो नहीं आता, लेकिन लेबलिंग में आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो लेबलिंग के हिसाब से आप लोगों को आना चाहिए। देखो तो एपिकल पार्ट इसका क्या कहता है, रूट क्या है, ठीक है, जो क्या करता है रूट को प्रोटेक्शन देता है। रूट क्या कहानी होता है बेटा, एब्सेंट होता है कहाँ, ABS एब्सेंट कहाँ, इन एक्वेटिक प्लांट्स। तो जो वाटर में रहते हैं प्लांट उनमें क्या होता है, उनमें रूट क्या है, नहीं होता, ठीक है। उसके बाद देखो ये मेरिस्मेटिक जोन होता है, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, एक्चुअली सर पार्ट ऑफ एक्टिविटी डिवाइडिंग एरिया, ठीक है। मैं आपको बताया मेरिस्मेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो थ्रू आउट द लाइफ कैसे डिवाइड करता है, बिना रोके डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगातार सेल्स का नंबर क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है, सेल्स का नंबर लगातार बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्या, मेरिस्मेटिक जोन या फिर रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, ओके। अब होता है कि नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो यह नंबर ऑफ सेल ऐड होती रहती है, इसे कहते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन। ये होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, जिसके पास रूट हेयर्स होते हैं। क्वेश्चन और आता है कि रूट जो आपका आप रीजन ऑफ द रूट देखने से वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, मैचुरेशन में। आपको पता होना चाहिए कि रूट एब्जॉर्ब कौन करता है, वाटर को, रूट हेयर्स करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। क्लियर होगी बात। देखो चलो आगे आ जाओ। अब बारी स्टेम की है। देखो एक बात और सुनो, मॉडिफिकेशंस अब जो रूट वगैरह के हैं सिलेबस में नहीं है, बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटीज हैं, वो ने पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके एकेडमिक्स में वो कुछ चीजें अब नहीं, ठीक है। अगला देखो स्टेम आ गया। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि पोटैटो और स्वीट पोटैटो दोनों ही अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं, किसके, सॉइल के। लेकिन स्टेम कौन है, पोटैटो और स्वीट पोटैटो रूट है, कैसे पता करेंगे। तो देखिएगा पोटैटो पर नोड और इंटरनोड्स होते हैं, तो रूट हेयर्स नहीं होते, जबकि स्वीट पोटैटो के केस में रूट पर क्या होता है, मतलब जो रूट हेयर्स होते हैं, देयर आर एब्सेंट ऑफ नोड और इंटरनोड। अब नोड और इंटरनोड क्या होता है, ये बातें आप लोगों को आनी चाहिए बेटा। देखो मैंने प्रीवियस समय सारे टॉपिक आप लोगों को क्लियर नहीं करा रहा, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन और बनता है थॉर्न्स एंड स्पाइन्स को लेकर कि थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड कौन कह दूं मैं आपसे, एंड स्पाइन्स ऑफ कौन, स्पाइन्स ऑफ कैक्टस आर एनालॉगस ऑर्गन, कमेंट द स्टेटमेंट। तो क्या है,
थॉर्न किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का। और स्पाइन किसका मॉडिफिकेशन है? लीफ का। ठीक है, लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है? सेम, प्रोटेक्शन। तो जहां स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट होता है उसे होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं, जो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और जहां पर फंक्शन सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है उसे क्या कहते हैं? एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स की स्टडी होमोलॉजी कहलाती है और एनालोगस ऑर्गन्स की स्टडी एनालॉजी कहलाती है। क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो अब देखो, लीफ में जो कॉन्सेप्ट है, लीफ के बारे में तो कम पूछा जाता है। लीफ का लेबलिंग वाला पार्ट आपसे ज्यादा पूछा जाता है, लीफ का डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाता। ठीक है, देखो ये अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ आप लोगों को आना चाहिए। फिर देखो अगला क्या है? वेनेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितने तरह का वेनेशन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलो आप, वेनेशन का कॉन्सेप्ट बहुत, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन तो बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन एग्जांपल्स के पर्पस से आप लोगों को से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? किसे? वेनेशन को। ऐसे देखो अगला कौन है? टाइप्स ऑफ लीफ दो तरह की, सिंपल और कंपाउंड। ठीक है, इनके भी एग्जांपल्स आप लोगों को जरूर आने चाहिए। एग्जांपल्स नहीं आएंगे तो काम नहीं चलेगा। एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला देखो फाइलोटैक्सी, ये डेफिनेशन भी आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, फाइलोटैक्सी का जो टॉपिक है बेटा ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। इसके फिर एग्जांपल्स आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। फाइलोटैक्सी होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ओवर द स्टेम और ब्रांच। किसी भी स्टेम या ब्रांच पर लीव्स कैसे अरेंज है। एक बात और समझिए, लीफ क्या होता है, डिफरेंस आपको मैंने सिखाया है। लीफ जो लोग समझते हैं ना कि ग्रीन वाला ऐसा दिख रहा है भाई चौड़ा सा फ्लैट सा, वही लीफ नहीं, वो लीफ ब्लेड या लैमेना कहलाता है। लीफ में अलग अलग हिस्से होते हैं, आपको पता है, जैसे कि क्या पेटियोल, लैमाइना से लीफ ब्लेड भी कहते हैं, है ना, लीफ बेस। तो ये आप साइंस पढ़ने वाले, बायो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको लीफ और लैमाइना में डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, समझ में आएगा? साइंटिफिकली जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होना चाहिए। अगला देखो इन्फ्लोरेसेंस जो है, इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इसकी पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, आपको दो तरह का मेजर पढ़ाया गया, रेसिमोस और साइमोस। मैंने बोला रेसिमोस रेस पर होता है, रन करना है ना, तो क्या होता है जब मेन स्टेम कंटिन्यू ग्रो करता रहता है, फ्लावर निकल कर साइड में आ जाता है, तो इसे कहते हैं रेसिमोस कहते हैं। रेस मतलब भागना होता है, तो मेन स्टेम कंटिन्यू टू ग्रो रहता है। यहाँ फ्लावर्स कौन से पेटल में होते हैं बेटा? दो तरह का फिशन होता है, एक एक्रोपेटल और एक बेसिपेटल। तो यहाँ कौन सा फिशन होता है? एक्रोपेटल। ओल्डर फ्लावर नीचे यंगर होता है, जबकि साइमोस में क्या होता है? अपोजिट होता है। साइमोस में कैसा पैटर्न होता है? बेसिपेटल, मतलब यंगर फ्लावर लोअर साइड एंड ओल्डर क्या होता है? अपर साइड। ठीक है, क्लियर? चलिए बेसिक सी बातें बता देता हूं। तो फ्लावर में क्वेश्चन यहां से नहीं आने वाला। अब देखो फ्लावर में क्वेश्चन बनता है यहां से किसे? सिमेट्री से। एक्टिनोमॉर्फिक हो, जाइगोमॉर्फिक हो गया। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है वो पोजीशन ऑफ फ्लावर पार्ट को लेकर बनता है कि फ्लावर जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। ठीक है, तो उनके नाम किसके बिहाफ पर? देखो एक होता है कौन सा? ये है हाइपोगाइनस। कौन सा फ्लावर है? देखो लिखा होगा, देखो ये हाइपोगाइनस। ठीक है, देखो ये बी और सी कौन है? पेरिगाइनस और एपिगाइनस। अब यहां ध्यान से देखो बेटा, ये ओवरी है, ओवरी के देखो, ये देखो इसका सेपल हो गया, ये पेटल हो गया, ये स्टेमन हो गया। तो जब सेपल पेटल मतलब जितने भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं बिलो द ओवेरी निकलते हैं, और ओवेरी क्या होती है? टॉप पोजीशन पर होती है। तो ऐसे फ्लावर क्या कहते हैं? हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोगाइनस। और ऐसी ओवेरी की कहलाती है सुपीरियर ओवेरी कहलाती है। ठीक है, अब देखो जब फ्लोरल पार्ट्स यहां से निकल रहे हो सराउंडिंग से, किसकी? सराउंडिंग ऑफ ओवेरी से कहते हैं क्या? पेरिगाइनस फ्लावर। जो बी और सी दोनों पेरिगाइनस है, और यहाँ पर ओवेरी कैसी होती है? हाफ इंफीरियर। और जब देखो ओवेरी सबसे नीचे हो और फ्लोरल पार्ट उसके टॉप से निकले तो क्या कहलाता है? एपिगाइनस। यहाँ पर ओवेरी कैसी होती है? इंफीरियर ओवेरी होती है। ये डायग्राम आपसे एबीसी करके लेबलिंग भी करा ली जाती है और आपसे एग्जांपल्स भी पूछ लिए जाते हैं। दैट्स व्हाई आपको एक कॉन्सेप्ट यहां से आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखो पार्ट्स ऑफ फ्लावर का कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत बेसिक है, नहीं आता है यहाँ से। ठीक है, तो आपको इसे नहीं पढ़ना है। अब यहां से आता है एस्टिवेशन। ध्यान से समझो, जो एस्टिवेशन का कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एस्टिवेशन में क्या स्पेशली एग्जांपल तो आप लोगों को जरूर आना चाहिए। और डायग्राम देखो, अब होता क्या? ये देखो फ्लोरल अपेंडेज के अलग है, सेपल से पेटल। जब क्या होता है बेटा? एक दूसरे से बिल्कुल ओवरलैप नहीं करती ना टच करती मार्जिन्स को, ऐसे अलग अलग लगे थे, कहते हैं कैसा? वेलवेट एस्टिवेशन। ठीक है, जब देखो क्या हो रही होती है? ओवरलैपिंग हो रही होती है, मतलब प्रॉपर मार्जिन टच होता है। एक उसे कहते हैं कौन सा? प्रोस्टेट। एक होता है इम्ब्रिकेट। जब देखो एक पेटल है सेपल कंप्लीटली इनसाइड और कंप्लीटली क्या होती है? आउटसाइड। बाकी ओवरलैपिंग को कहते हैं क्या? इम्ब्रिकेट। और जब क्या होता है? जब बड़ी वाली सेपल है पेटल दो पेटल को कवर कर दिया और लास्ट वाले जो पेटल ज्वाइंट होने कहते हैं कील। तो ऐसा क्या कहलाता है? बैग्लेरी एस्टिवेशन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैग्लेरी का मतलब पी प्लांट में देखने को मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जांपल्स आपको जरूर आने चाहिए। बट डायग्राम, ठीक है, डायग्राम बनाने को भी आ सकता है और लेबलिंग भी करा के आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बाकी देखो ये टर्म्स आपको फैमिली आने चाहिए, वैसे जरूरत नहीं पड़ती इनकी। ठीक है, काम चल जाएगा। ठीक है, ये देखो एपोकार्पस, सिनकार्पस, ओवेरी आप लोगों। अब देखो प्लासेंटेशन।
इसमें आपको क्या प्रेप करना है, प्रेजेंटेशन में डायग्राम के साथ उसके एग्जांपल्स प्रेप करने हैं। दिस इज वेरी मच इंपोर्टेंट, टू मच इंपोर्टेंट, आप कैसे भी समझ लीजिए, ठीक है। फ्रूट्स में कितने तरह के फ्रूट्स होते हैं आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, यहां से ओके। सीड में क्या होता है, सीड में बेटा लेबलिंग वाला पार्ट आपसे पूछा जाता है, सीड में टेस्ट का टैगमैन क्या है, एंडोस्पर्म क्या होता है, और देखो दिस वन डायग्राम इज टू मच इंपोर्टेंट, ओके। ये डायग्राम लेबलिंग पर्पस से ड्रॉ करने को नहीं आने वाला है, इसके लिए आपको प्रेप करना है, लेबलिंग के लिए प्रेप करना है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। और आपकी सिलेबस में फिर एक फैमिली दे रखी है, फैमिली आप लोगों को प्रेप करनी है, ठीक है। वैसे तो प्रैक्टिकल वाले पार्ट में, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपसे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल वहां पे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लियर होगी बात, चलिए इसे क्लोज कर देते हैं, ओके। अब देखो मैं आपको अगले वाले पार्ट लेके चलता हूं, कहां लेके चलता हूं, देखो लेट्स कम टू द पॉइंट, देखेंगे हम लोग आगे वाले पॉइंट को। एनसीईआरटी क्लास 11 में देखो हमारे पास कौन सा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, देखिएगा ध्यान से समझिए, ठीक है। अब देखो पहले इसमें टिश्यू सिस्टम हुआ करता था, नहीं है, ठीक है। अब देखो वो सॉरी पहले टिश्यू नहीं, अब टिश्यू सिस्टम, तीन तरह के टिश्यू सिस्टम है, तीनों आपको आने चाहिए, उनकी लोकेशन का कौन सा टिश्यू कहां लगा होता है। देखो अभी मैंने क्लास 10 क्लास में बच्चों को ना ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इंपोर्टेंट डायग्राम के लिए, कि क्या क्या डायग्राम्स बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, जो लेबलिंग के लिए आते हैं, ड्रॉ करने कौन सा आ सकता है। 3 नंबर में बिल्कुल सेम क्वेश्चन रखा था, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो ऐसे जो बिल्कुल मैंने सेम कराया था और सेम ही रखे मिल गए बच्चों को, एक तो जेनेटिक्स का था, और जेनेटिक्स वाले भी हर सेट में अलग अलग थे, मतलब मैंने 3-4 मतलब लगभग 35 क्वेश्चन कराए थे, उनमें से अलग अलग सेट में 3 क्वेश्चन थे जेनेटिक्स के, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो सभी में था डायग्राम वाला, ठीक है। देखो तो स्टोमेटा कहां होता है, आपको ग्राउंड टिश्यू आ गया, ठीक है। और अगला कौन सा आ गया, वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओपन वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, क्लोज कौन से होते हैं, रेडियल क्या होते हैं, है ना, ध्यान समझना। रेडियल कौन से होते हैं, कंजॉइंट कौन से होते हैं, कोलेटरल कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखो आपको, अब मैं इसमें एनाटॉमी वाले पार्ट में क्या है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इसकी एनाटॉमी में हटाई जाए, इसके पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना। डायग्राम देखो ड्रॉ करने को इजी वाला कोई एक आ सकता है, जैसे लीफ वगैरह में, या कोई डायग्राम सिस्टम या रूट में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। मैंने आपको बनाना भी सिखाया कैसे अरेंज करते हैं। स्पेशल है इसके पॉइंट, जैसे कि डाइकॉट से मोनोकॉट डिफरेंट है, कैसे आपको पता है वहां पर 4 वैस्कुलर बंडल होते हैं मैक्सिमम, उसके बाद 4 से ज्यादा होते हैं। जो यूनिक प्रॉपर्टी है, जो यूनिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो आपको आनी चाहिए। अब डाइकॉट मोनोकॉट में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आपने फोटोसिंथेसिस क्या क्रांच एनाटॉमी, ठीक है, देखो समझो, तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। कैस्पन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब यहां आ जाओ, चलो बेटा में है ना, धीरे धीरे चलते हैं आराम से। देखो पहले बहुत लंबा चैप्टर बोल रहा था बेटा, ये अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें, आप ही समझ लो। खुल जा भाई, खुल जा, तो हमने ज्यादा जल्दी कर दिया क्या, तो लास्ट आ गया, खुल गई, हाँ खुल गई, नहीं खुल गई अभी, ऐसा टाइम लग गया जरा करने में। ये एनसीईआरटी ही मिसिंग लग रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, नीचे वाली तो खुल गई, सारा खुल रहा है, ये वाला पार्ट तो नहीं खुल रहा भाई, ये यहाँ से मिसिंग लग रहा है, तो एनसीईआरटी लगे। चलो मैं आपको बताता हूँ, तो यहां से डाइकॉट लीफ है ना बेटा, देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, देखो मोनोकॉट मतलब बोले तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, ये आइसोबाइलेटरल होती है, कौन सी, ये आइसोबाइलेटरल होती है, आइसोबाइलेटरल, ठीक है। और क्या दूसरा कौन सी होती है, डाइकॉट लीफ से कहते हैं क्या, डॉर्सी वेंट्रल, क्या कहते हैं, डॉर्सो वेंट्रल लीफ, ठीक है। इनमें आपको डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट बड़ा जरूर आना है, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपसे बोला यहां से क्या, ट्रांस एनाटॉमी क्या होती है, ठीक है, समझ में आ गई बात, बहुत ध्यान से समझना है। बुलिफॉर्म सेल्स क्या, उनका रोल क्या है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे ऑब्जेक्टिव में कभी भी कहीं पर भी पूछा जा सकता है। छोटा चैप्टर है, अच्छे से प्रेप करें, ठीक है, क्लियर। तो टिश्यू सिस्टम से कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, टिश्यू सिस्टम से सिर्फ आपको लोकेशंस पता करेंगे, क्योंकि अगर आपको टिश्यू सिस्टम नहीं आता होगा तो यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द एनाटॉमी, दैट्स ऑल। समझ में आई बात किस लिए जरूरी है, मेरी बातों को समझ रहे हैं ना बेटा कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। देखो जरा, अब इसे भी हटा देते हैं, ये जहां पर था नहीं, आपके एनसीईआरटी में दे रखा होगा। अब देखो बेटा, अगला है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब आप इसे देखेंगे बेटा, अगर हम पहले बात करें तो पहले बेटा यहाँ पर क्या हुआ करता था, पहले हम जब सिलेबस पढ़ाते थे, कोविड से पहले की बात करें तो 4 तरह के टिश्यू सिस्टम हुआ करते थे,
और उस समय एक एनिमल कॉकरोच पढ़ना पड़ता था। लेकिन कोविड के बाद से एनसीईआरटी में चेंज हुआ, तो एक तो टिश्यू सिस्टम को एलिमिनेट कर दिया गया, एनिमल्स में टिश्यू नहीं पढ़ाए जाते क्लास 11 में, और सिर्फ फ्रॉग को छोड़ा, फ्रॉग ऐड किया गया। पहले 3 एनिमल्स हुआ करते थे, फ्रॉग, अर्थवॉर्म और कॉकरोच। फिर फ्रॉग हटा दिया गया, अर्थवॉर्म को हटा दिया, कॉकरोच छोड़ा गया, अब वो सब हटा दिया। नीट में से कुछ क्वेश्चन पहले से पूछे जाते रहे। तो देखो फ्रॉग के बारे में अगर आप आ जाओ, बड़ी इंपोर्टेंट बातें हैं। देखो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, आप लोग जानते हैं सेल से मिलकर टिश्यू बना होता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ये बातें आपको बेसिक से आती हैं, ठीक है। अब देखो फ्रॉग्स पढ़ने, तो फ्रॉग्स में मतलब फ्रॉग जैसे कार्निवोरस होता है, मतलब क्या करता है आपको पता है, इंसेक्ट को खाता है, ठीक है। उसके पास लीपिंग की प्रॉपर्टी होती है, उसके पास क्या होता है आपको पता है, यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मतलब जो यूनिक प्रॉपर्टी मेल फीमेल से क्या होता है अलग होता है। कलर में कैसा होता है, ग्रीन होता है, साइंटिफिक नेम उसका राना टिग्रीना होता है। क्लासिफिकेशन आपको फ्रॉग का आना चाहिए। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, जब आप मेल और फीमेल को एक्सटर्नली डायग्नोज करके पहचान सके कौन मेल और कौन फीमेल है, तो उस फिनोमेना को हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी। तो यहाँ पर क्या होता है, मेल में क्या होता है, मेल के कॉलम्स में आप लोग देखेंगे क्या होता है, आपको मेल स्पेशल तरह साउंड प्रोड्यूस करता है, कहते हैं क्रॉकिंग, टर टर सुना साउंड, वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। फीमेल हम कभी प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, उसके पास क्या होता है, कॉपुलेटरी पैड या न्यूक्शियल पैड, जो फीमेल की बॉडी पर प्रेशर देते हैं और क्या एग लेइंग हेल्प कराते हैं, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से यूनिक बनेंगे, ठीक है। डायग्राम देखो फ्रॉग का नहीं आएगा तो डोंट वरी अबाउट दैट, बिल्कुल छोड़ दो इसे, ठीक है। फ्रॉग में टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन सबसे ज्यादा होता है, क्यूटेनियस वहां होता है ना, आप जानते हैं। पल्मोनरी वहां होता है, बक्कोफेरेंजियल वहां पर होता है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को आप ध्यान से। एक पॉइंट में 4 तरह का रेस्पिरेशन है, क्यूटेनियस, ठीक है। फिर किस होता है, गिल से क्या कहते हैं, कौन जानता है, जानता है बताइए। गिल से जब होता है तो क्या कहलाता है, फेरेंजियल, फिर बक्कोफेरेंजियल, और फिर कौन सा होता है, पल्मोनरी। 4 टाइप्स का रेस्पिरेशन का कौन सा कब होगा आपको आना चाहिए, ठीक है। अब एनाटॉमी में देखो डायग्राम है आपका अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, और आपका देखो ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। ये दोनों डायग्राम आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इंपोर्टेंट है एज कंपेयर टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहां से जो मतलब डायग्राम बनाने को जो आ सकता है, लेबलिंग भी आ सकती है, वो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की आ सकती है, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आ सकता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको बाकी कम पूछे जाते हैं, ब्रेन वाला पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉग का कम पूछा जाता है। ज्यादातर क्या आता है, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसका कौन सा एनाटॉमी में और कौन सा पार्ट बनेगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, में मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक बात और समझ लो, यहाँ पर एक क्लोएका नाम का स्ट्रक्चर लगा होता है, आप देख पाएंगे देखो यहाँ, ये क्लोएका, ये सभी की ओपनिंग होती है, यहीं से यूरिन निकलता है, यहीं से मेल में स्पर्म्स निकल कर जाते हैं, यहीं से इजेक्शन होता है, यहीं से एक्सक्रीशन होता है, ऑल द इवेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम हियर, ठीक है। मेल में का तो और भी आप आगे देखेंगे, देखो ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ना, ये जो किडनी वाला ये देखो ये फैट बॉडीज है, ठीक है। ये बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड एसोसिएट होता है। देखो जैसे हमारे यहाँ नहीं होता, क्या होता है, फीमेल में 2 अलग अलग पोर होते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए अलग से पोर होता है, यूरिन के लिए अलग पोर होता है, लेकिन मेल में कॉमन पोर होता है, उससे यूरिन निकलता है, उससे सीमेन निकलता है। तो ऐसे ही फ्रॉग में भी होता है। देखो सर्कुलेशन का क्वेश्चन कम आता है। यहाँ देखो आप देख पा रहे हैं, देखो ये इसे कहते हैं यूरिनोजेनेटेड डक्ट, देख रहे हो आप, ये देखो यहाँ से आपको देख पाएंगे, सॉरी दिख रही है बिल्कुल क्लियर। तो उधर से क्या यूरिन आपस में क्लोजली एसोसिएटेड, तो इसी से यूरिन कलेक्ट होकर आता है, इसी से कौन सीमेन कलेक्ट होकर आता है, ठीक है। ये देखो ये फीमेल वाला, ये ओविडक्ट है, ठीक है, फनल शेप से ये ओवरीज लगी है, ठीक है। देखो ये आपस में एसोसिएट होता है, ठीक है। तो क्लोएका के यहाँ पर क्लोएकल अपर्चर हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो सब कुछ क्लोएका के थ्रू ही होता है। तो मैंने आपसे बोला जैसे अब आपको नर्वस सिस्टम पे बहुत फोकस नहीं करना है, ठीक है। आपको इसके किस पर, सर्कुलेटरी सिस्टम पर बहुत फोकस नहीं करना है। कुछ आरबीसीएस का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है, वो आप लोगों को आना चाहिए, बॉडी में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात समझो, फ्रॉग का जो लार्वा होता है हम लोग कहते हैं टैडपोल, वो कैसा होता है, हर्बीवोरस होता है, और उसका एक्सक्रीट प्रोडक्ट कौन होता है, अमोनिया होता है। फ्रॉग का कौन होता है, यूरिया होता है। एक बात और भी है, फ्रॉग के लार्वा और फ्रॉग के एडल्ट को देखें तो एक बात और भी बताता है ये कि जो टर्सियल लाइफ है, जो ह्यूमंस हैं, जो भी लाइफ अब लैंड पे रहती है, अर्थ पे रहती है, मतलब बोले तो लैंड वाले एरिया में रहती है, वो कहां से डेवलप होकर आई, एक्वेटिक लाइफ से डेवलप होकर आई। फ्रॉग इसका एक एविडेंस है, उसका लार्वा, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को। और जहां भी कहीं लार्वा से डट बनता है, आपको पता है लार्वा बनता है, डेवलपमेंट क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट कहलाता है। कहीं पर कोई बेबी को सीधे बॉर्न करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट कैसा इनडायरेक्ट है, और जहां भी कहीं लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता है, उसे हम फिनोमेना को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। बात समझ रहे हो। तो मैंने बोला ना कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये आप लोगों को समझ लेना है। देखो आप एक बात और समझिए,
देखिएगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत कम है, तो आप ये मत समझिए कि एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन आएगा। टॉपिक्स जितने भी आप लोगों को पढ़ाए गए हैं सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को कवर अप करा रहा हूँ। कुछ चीजें हैं जो अभी आपको नहीं लग रही, मैं आपको बताता चलता हूँ, यहाँ ही बच्चों को आना चाहिए, सीख जाए आप लोग। और बाकी आप लोगों ने, मैंने आपसे मतलब टीचर्स ने आपको बताया होगा कि क्वेश्चंस को आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करके देखिए। तो आप लोगों ने असाइनमेंट्स या कुछ अलग से एडिशनल बुक से क्वेश्चंस किए होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा, ठीक है। जो टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं टॉपिक आपको अच्छे से भी आने चाहिए, जरूरी है। टॉपिक्स अगर अच्छे से नहीं आएंगे तो आप कुछ नहीं लगा पाएंगे। देखो आप 6 to 8 आप जूनियर वाले विंग में नहीं पढ़ते, ठीक है। 9th के बाद पढ़ाने का पैटर्न जो बदलता है वो आप लोग पता चेंज हो जाता है। आप लोग क्लास 9 10 क्रॉस करके 11 में आए, तो अब पहले क्या होता था 8 तक सेम क्वेश्चन जो आपकी बुक में लिखे थे टीचर उठा कर रख देता था और बात कुछ आपने लर्न कर लिया, बात खत्म। 9th के बाद ऐसा नहीं होता। 10th में आप लोग बोर्ड जी आपको पता है, तो अब टॉपिक सीधे होने चाहिए। टॉपिक क्लियर होगा तो चीजें आप बहुत आसानी में समझ पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चंस की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। टॉपिक क्लियर करो बहुत केयरफुली, पेशेंसली पढ़िए। देखो एक बात समझ लीजिए आप लोग, अगर आप बहुत जल्दबाजी में हैं तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम टाइम में बिल्कुल पागलों की तरह पूरी रात गायब हो जाओ, दिखो मत किसी को, ऐसे पढ़ो, ठीक है। और किसी भी बुक को बहुत अपने हिसाब से नहीं अरेंज। एनसीईआरटी बिल्कुल सफिशियंट है, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं उस बात को कि आप नीट भी देने जाएंगे तो भी एनसीईआरटी सफिशियंट है। अगली बात मैं आप लोगों से स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं कि बायो मतलब जितनी भी आपकी एनसीईआरटी है हर एक चैप्टर की समरी भी पढ़िए। होता क्या, हमने सब्जेक्ट वाला पार्ट पढ़ा छोड़ दिया, हमारे नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बने हुए नहीं है। देखिएगा अब आप पढ़ने बैठे हैं तो आपको शॉर्ट हैंड नोट्स बनाने चाहिए, जरूरी है। अगर आप शॉर्ट हैंड नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे। दैट्स वाई कि शॉर्ट हैंड नोट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो शॉर्ट हैंड नोट्स बना के रखिए जो आपके काम में आने वाले हैं। जब आप लिखने बैठे पढ़ने, डायग्राम्स जो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि बनाने को कौन सा आ सकता है, लेबलिंग को कौन सा आ सकता है, तो आप उसे ड्रॉ करके देखिए अपनी कॉपी पे। बायो में जब पेपर आता है ना तो आप उसका लास्ट इंस्ट्रक्शन देखने लिख लिया, वो लिखा होता है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम इफ नीडेड। ऐसा जरूरी नहीं कि बच्चे कहते हैं क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं कि आप कैसे कैसे डायग्राम बनाना है। आप बोर्ड के पेपर को देखिएगा, बायो क्लास 12 के या हम लोग के पेपर के एग्जाम्स में सेक्शन होता है तो उसमें लास्ट सेक्शन को आप ध्यान से पढ़िएगा। बायो के पेपर में सेक्शन मेंशन होता है प्रॉपरली कि ड्रॉ अ लेवल डायग्राम इफ नीडेड। अगर कहीं रिक्वायरमेंट लग रही है तो आप उस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, ठीक है। आप कोई भी चीज आप फ्लो चार्ट से बताते हैं या किसी लाइनिंग स्केच से बताते हैं, दिस इज गुड टू एक्सप्लेन, टीचर को समझाने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप आंसर को इतना पॉइंट वाइज तो घसीट मार के आंसर नहीं लिखना होता, कंटेंट लिखने का मार्क मिलता है, आप ही समझ लो। घसीट मार के लिखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए आंसर को पॉइंट वाइज लिखिए। कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन आप एग्जाम में बैठे, एग्जाम हॉल में, एग्जाम रूम में, एग्जाम सेंटर पर, तो पेपर के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना, आप छोड़ के आने से मार्किंग नहीं, क्या पता आपने लिखा और सही हो गया तो आपको मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो बी केयरफुल अबाउट इट। आज मैंने देखो आप लोगों को सेकंड यूनिट के बारे में कवर अप किया, कल मैं आप लोगों को अबाउट द थर्ड यूनिट लेकर आऊंगा। लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू।